लेखन में रस निष्पत्ति होनी चाहिए, लेखन के जो सौंदर्य शास्त्र का जो मामला है, संयोग का जो है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। मंटो को बहुत बोल्ड लेखक माना जाता था, लेकिन मंटो की कहानियां ठंडा गोश्त है और 2 इंच ऊपर है, उसमें भी देखिए उसने प्रतीकों और बिंबों का सहारा लिया। डायरेक्टर एकदम फ्लैट नहीं है, लेकिन वो जो अपनी बात कहना चाह रहा था वहां तक आप पहुंचते हैं। वो जो विजुअल क्रिएट करना चाह रहा था, उस विजुअल को सब जो पढ़ने वाले हैं वो अज्यूम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि मंटो नहीं लिख सकता था। मम्मट हुए हैं, बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, उनके पास एक लड़का यूं ही चलते हुए गया और उसने कहा कि साहब मैंने कुछ कविताएं लिखी है, तो आप इसमें से जितना भी करेक्शन है या जो भी है, आपको कुछ संशोधन करना है, परिमार्जन करना है, तो आप मुझे बता दें, मैं इतने महीने बाद आपके पास आऊँगा तो आप मुझे दे देना। तो मम्मट ने पहले तो मना कर दिया, फिर उसको कहा ठीक है तू रख जा यार। तो वो लड़का भी शौकिया कवि था, आज के जो शौकिया कवि होते हैं उस तरह के कोई शौकिया कवि था। उसको पता था कि मम्मट महाशय एक बहुत अच्छे विद्वान है, तो इनके हाथ से कविता निकल जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आशीष जी, एक सवाल हमारे बीच में ये उभर करके आता है कि जो लेखन होता है, एक लिखावा, कुछ भी आपके बीच में एक कोई तहरीर लिखी हुई है, कोई समाचार लिखा हुआ है, कोई रिपोर्टिंग लिखी हुई है, कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है, वो और एक साहित्य लेखन, उन दोनों के बीच में कैसे फर्क हो सकता है? कैसे आप किसी लिखे हुए को, भाई लिखने में तो वही बात है, शब्दों का समुच्चय है, वाक्य बनेंगे, अगर भाषा की बात होगी तो हिंदी में हिंदी लिखी जाएगी, अंग्रेजी में अंग्रेजी लिखी जाएगी। आपके सामने 2 चीज़ रख दी जाए कि भाई इनमें से बताइए कि ये साहित्य लेखन कौन सा है और ये सामान्य लेखन कौन सा है, प्रचलित लेखन की बात करें, वो कैसे, वो डिवाइस क्या होती है जिससे ये पता चले कि यहाँ पे साहित्यिकता है, यहाँ पे रचनात्मकता है? देखिए कि अगर लेखन और साहित्य लेखन में एक पर्दे की बात करें या एक भेद की बात करें, तो सबसे बड़ा फर्क जो इन दोनों में है वो ये है कि साहित्य लेखन में सबसे पहले एक विचार आता है जी, और उस विचार पर आप व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो आपका साहित्य लेखन है। लेकिन उसकी भी एक ज़रूरी शर्त ये है कि वो पढ़कर आपके पाठक में भी एक प्रतिक्रिया हो। तो इसीलिए ये कहना चाहूँगा कि भाई साहित्य लेखन वस्तुतः एक प्रतिक्रिया है, किसी एक विचार, किसी एक घटना से की प्रतिक्रिया देने के लिए आप कुछ लिखते हैं और ठीक वही प्रतिक्रिया आपका पाठक भी उसे बढ़कर देता है, वो साहित्य लेखन है। साहित्य लेखन में विचारों की बात होगी, साहित्य लेखन में संवेदना की बात होगी, साहित्य लेखन में लोक कल्याण की बात होगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो साहित्य लेखन है। ये इस तरह की धाराएं जो चली साहित्य को लेकर के, उन्होंने भी इस बात को स्थापित किया कि अगर आप साहित्य लेखन लिख रहे हैं या साहित्य लिख रहे हैं, कहानी या कविता लिख रहे हैं या किसी भी विधा में आप लिख रहे हैं, तो आपको किसी प्रचलित मापदंडों में कुछ शास्त्रीयता के साथ आपको चलना पड़ेगा, तो वो साहित्य हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रतिक्रिया होती है। अभी कुछ चीजें हो रही है कि घटनाओं को जस का तस रखा जा रहा है और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि मैंने तो सच्चा कहा है, ये मेरे साथ बीता या मेरे सामने बीता और उसको मैंने जस का तस लोगों के सामने रख दिया। तो क्या ये भी साहित्य हुआ? देखिए, ये जो आज के टाइम में जो घटनाओं पर जस का तस जैसे कि आप बात करें कि लिखा जा रहा है, तो वहां पाठक आपको पढ़कर प्रतिक्रिया नहीं देता है। पाठक आपसे पहले चलता है और ये बताता है कि ये उस घटना की रिपोर्टिंग है। जी जी, ठीक है, रिपोर्टिंग ही, बिल्कुल। वो विचार नहीं आता, वो संवेदनाएं जागृत नहीं होती हैं, वो प्रतिरोध का स्वर नहीं उपजता है उस चीजों को देखकर, ना उन पर चर्चाएं विमर्श उस तरीके का हो सकता है जिस तरीके का साहित्य लेखन पर हो सकता है। किसी एक कहानी को लेकर एक विवाद खड़ा हो सकता है। आप देखिए कि किसी एक कहानी पर कोई फिल्म बनती है और उस पर मतलब उस वक्त की सरकारें बैन लगाती हैं, किसी एक गीतकार का लिखे गीत को आकाशवाणी से प्रसारित नहीं होने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। इस तरीके के भी मामले सामने आते हैं, तो वो उन पर नहीं हो सकता। बेसिकली वो रिपोर्टिंग की तरह कुछ है, वो विचार नहीं है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि विचार नहीं है, तो ये जो एक फासला जो बन रहा है, तो मतलब ये स्थापित कहीं ना कहीं करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आज लिखा जा रहा है वो रिपोर्टिंग है, उसको पकाया नहीं गया है और उसको बहुत जल्दबाजी में समाज को दिया जा रहा है और उसके पीछे निहितार्थ कुछ और हो गए हैं, लोक कल्याण का भाव कहीं गौण हो गया है। बिल्कुल।
देखिए, लोक कल्याण का भाव अगर होगा तो सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से देखनी होगी। उसमें समाज भी आएगा, उसमें प्रतिक्रियाएं भी आएगी, उसमें विचार भी आएगा, उसमें संवेदनाएं भी आएगी। लेकिन अगर आपको एक टाइम बाउंड दे दिया जाए कि भाई आपको इतने दिनों में तो ये लिख कर देना ही है और इस घटना पर आपको लिख कर देना है, तो वो सारी चीज़ें फिर कैसे होगी? वो जो आपने देखा सुना वो ही रिपोर्टिंग हो। महसूस जो किया वो महसूस करने में और महसूस किए हुए को अभिव्यक्त करने में एक समय चाहिए होता है। एक रचनाकार को समय चाहिए होता है। अगर कोई आपसे आग्रह करके या किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड करके अगर आपसे ये लिखवा रहा है तो वो सारी चीज़ें मिसिंग होगी। अच्छा, तो फिर उस तरीके का तो वो लेखन हो ही नहीं पाएगा। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो साहित्यकार नहीं है वो भी साहित्य लिख रहे हैं और वो किसी न किसी रूप में मोल्ड हो रहे हैं, वो कुछ समझौते कर रहे हैं। आपको कहा गया, जो आपको कह दिया गया कि आपको ये लिखना है, तो फिर वो तो लिटरेचर हुआ ही नहीं, क्योंकि आप जिस प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया तो अंदर की प्रतिक्रिया हुई, बाहरी प्रतिक्रिया के लिए तो है नहीं वो, या कोई आग्रह के साथ नहीं। ये लिखने का लोकतंत्र ही है। अगर आप लिखने के लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति अपने मन से जब उसको लगे कि मुझे कलम उठानी है और मुझे लिखना है, तब लिखना है। जबकि आप जो कह रहे हैं वो दूसरा लिखा जा रहा है। तो इसको पढ़ने वाले कौन है? बल्कि मैं तो ये सवाल और ज़्यादा आपको गहराई में जाकर के पूछना चाहता हूँ, लिखने वाले कौन है? देखिए, लिखने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो साहित्य लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है। जी। क्योंकि साहित्य का अपना एक शास्त्र है, वो कथ्य भी है और अकथ भी है। बहुत सारे नियम है जो लोक में प्रचलन में है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। लेखन में रस निष्पत्ति होनी चाहिए, लेखन के जो सौंदर्य शास्त्र का जो मामला है, संयोग का जो है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। और आज के लेखन में कम से कम वो जो जिस तरीके से छपा और जिस तरीके से बिका, जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है, उनका अपना एक जॉनर अलग हो सकता है, वो लिखने वालों का भी, पढ़ने वालों का भी, लेकिन उसे आप साहित्य नहीं कह सकते। बहुत ही फ्लैट लिख दिया जाता है कई बार, तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी जाती है जिसको साहित्य की दृष्टि से ग्राह्य नहीं माना जाता है। मेरे को एक ऐसा उदाहरण याद आता है कि मैंने एक संत से पूछा कि सत्य को कितना अभिव्यक्त करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से मुझे ये बताया था कि विष्ठा सच है, लेकिन आप हाथ में लेके नहीं आते। लेकिन आजकल जो साहित्य के नाम पर जो लेखन किया जा रहा है, साहित्य में जो लिखा जा रहा है, उसके अंदर तो आप अगर विष्ठा को यूं का यूं भी रख देते हैं तो भी आप पर ये क्लेम भी किया जाता है कि ये इतनी बिक गई, इतनी खरीद ली गई। तो जो साहित्य का जो प्रभाव एक समय में समाज पे पड़ता था, साहित्यकारों को पढ़ के, उनकी जीवनियों को पढ़ के, उनकी कहानियों को पढ़ करके लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किए, मूल्यों की स्थापना की। तो क्या ये चीज़ें अब नहीं रही है कि आप किसी की किताब पढ़ने के बाद में आपके जीवन में लगे कि मुझे एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है? ये भी सुनने में आता है कई बार कि जेल में जो लोग कैदी होते थे वो साहित्यकारों की किताब पढ़ते और बाहर आते तो बहुत अच्छे व्यक्ति बन करके आते थे। और आज तो ये माना जाता है कि जेल में ही अपराधी बनने के विश्वविद्यालय चल रहे हैं। तो क्या किताबें अब बदलाव करने में अक्षम साबित हो रही? लगभग ऐसा ही है जैसा आपने स्वामी जी का उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया था विष्ठा का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस दौर से थोड़ा सा पहले आगे चलें, मंटो को बहुत बोल्ड लेखक माना जाता था, लेकिन मंटो की कहानियां ठंडा गोश्त है और 2 इंच ऊपर है, उसमें भी देखिए उसने प्रतीकों और बिंबों का सहारा लिया। बिल्कुल, हाँ, डायरेक्ट एकदम बिल्कुल फ्लैट नहीं है। हाँ। लेकिन वो जो अपनी बात कहना चाह रहा था वहां तक आप पहुंचते हैं। वो जो विजुअल क्रिएट करना चाह रहा था, उस विजुअल को सब जो पढ़ने वाले हैं वो अज्यूम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि मंटो नहीं लिख सकता था। भाई मंटो को अगर बोल्ड कहा गया है तो वो सारी चीजें जो आज लिखी जा रही हैं, जिस तरीके से लिखी जा रही है, वो मंटो भी लिख सकता था। लेकिन उन्होंने और वो सारी चीजें बिंबों में, प्रतीकों में दी। लेकिन आज नहीं हो पा रहा है। अगर आप समाज में जो हो रहा है, जो बोला जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, वैसा का वैसा आप किताब में उतार रहे हैं, तो फिर आप उसको साहित्य नहीं कह सकते। मैं फिर वहीं आ जाऊंगा कि भाई वो कुछ तरीके की रिपोर्टिंग जैसा कुछ है, आपने कुछ देखा और आपने शब्दों में बयान कर दिया। तो इस तरीके का जो लेखन है वो कम से कम साहित्य की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता। भाई जैसे आप कहते हैं, तो बात वही है कि हिंसा और इसी तरह के दूसरे जो अपराध थे वो आज की बात तो है नहीं, समाज में हमेशा थे। रामायण के काल में भी थे, महाभारत के काल में भी थे। लेकिन रामायण के रचयिता ने किस तरह से, वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ, संस्कृत जो रामायण है, मैं मानस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। उसमें आप दृश्य देखें तो उसके अंदर आपको लगेगा, अगर वो लंका का दृश्य दिखा रहे हैं वाल्मीकि, तो लंका के दृश्य में जो कुछ होना चाहिए, एक राक्षसी समुदाय के बीच में जो होना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा थी। अब महाभारत में देखिए,
भाई जब एक वेदव्यास जैसे राइटर ये लिखते हैं कि जो सृष्टि में है वो जय में है, जो जय में नहीं है वो सृष्टि में नहीं है, तो आप समझिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता होगा। 5000 साल पुराना एक ग्रंथ है वो कहते हैं। लेकिन उसके बाद में एक भी ऐसा राइटर, एक भी ऐसा रचनाकार हमारे बीच में नहीं आता है जो कहता है कि मैं वो लिख रहा हूं जो आज के बाद में जो सृष्टि में है वही बरामद होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं शरण हुआ है कि बहुत जल्दी जल्दी फटाफट करने के लिए, या कि फिर एक तो धारा ये भी निकली कि अपनी बात कहने के लिए आपने सारी की सारे जो मापदंड थे उसको खत्म कर दिए, जो आपकी शास्त्रीयता थी या कि जो आपके मूल्य थे जिनकी आपने बात की है, वो उनको एक किनारे किया और कहा कि मेरी तो ये धारा है, और वो धारा लेकर के चल गए, उनको फॉलोवर भी मिल गए, साहित्य भी उनको मान लिया गया। तो ऐसी प्रवृत्तियों को आप क्या कहते हैं? शॉर्टकट कहेंगे या कि वास्तव में साहित्य की सेवा कहेंगे? नहीं, साहित्य की सेवा तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। ये एक अलग धारा है। देखिए कि हर दौर में इस तरीके का लेखन था, हर दौर में इस तरीके के पाठक भी थे, हर दौर में ऐसी किताबें बिकी भी होंगी, और जिनके, चलिए ठीक है, सोशल मीडिया आ गया तो आंकड़े प्रसारित हो जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं। उस दौर में नहीं पहुंच पाते होंगे। बहुत सारी पत्रिकाओं के मैं नाम बता सकता हूँ जो लगभग 40 साल से लगातार चली आ रही है, लेकिन वो साहित्य और समाज की सेवा के लिए नहीं थी। ठीक है, आप उसे उस कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। उसी तरीके से किताबों की अगर बात करें तो पूरा का पूरा, अगर आप इस दौर से पहले का एक दौर देखें तो बहुत सारे लेखक थे जिनके मतलब 800-800, 900 पेज के उपन्यास बिके, 400-400 पेज के उपन्यास बिके, पढ़े गए, लोगों ने अपने लाइब्रेरी में लिखा है। और आज का जो दौर है उसी तरीके की किताबें भी आ रही है। लेकिन वो दौर था जब गंभीर साहित्य जो था, जो विमर्श का साहित्य था, उन लोगों ने उसे एक अलग विधा का नाम दे दिया कि ये जासूसी विधा के उपन्यास है। उन्हें कभी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। अय्यारी के उपन्यास है। उसी तरीके का आज का जो है, इस तरीके से पीछे भी अपन ने एक कहा था, ये एक OTP है, ये एक बार यूज होगा, इससे कोई ताला नहीं खोला जा सकता। जिस तरीके से ये गंभीर साहित्य की किताबें हैं, एक कविता आपको जिंदगी भर याद रहती है। जब भी आप कभी उदास होते हैं, जब भी आप डीमोटिवेटेड होते हैं, तो वो खुद अपने अंदर से गूंजती है, क्योंकि वो किसी ने महसूस करके लिखा था, किसी अपने बहुत मतलब बुरे दिनों में अपने विश्वास के लिए लिखा था। जिस तरीके से तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना की थी, वो वैसा कुछ था। तो वो संवेदनाएं, वो जागृति, वो उस कविता के जरिए आप तक आज भी पहुंच रही है। लेकिन अगर आप एक ही एक चीज को घोट रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर तो धीरे धीरे उसका शरण होगा ही। और निश्चित सी बात है कि मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ ही ऐसा लिखा जा रहा होगा, लेकिन जो है, जब छनाव होगा तो वो नितर नितर के अपने आप ही बाहर आ जाएगा, जिसे साहित्य की कसौटी पर परखा जा सके, जो साहित्य की कसौटी पर खरा उतरा, और वो ही समय के साथ चल पाएगा। ये OTP आपके फ़ोन में रह ज़रूर सकते हैं, लेकिन एक लंबे टाइम बाद डिलीट होने के लिए ही है, इनका और कुछ। ये जो आप कह रहे हैं छनाव होगा, एक वक्त आएगा, ये तो वैसी बात होगी कि हमें वेट है। क्या समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जो किसी का हाथ पकड़ के कहे कि बेटा तू ये जो लिख रहा है वो कविता नहीं है, तो इसके ऊपर से एक कविता नाम हटा, तो लिख भले ही कुछ भी, लेकिन इस पर से एक कविता लिखना बंद कर दे, ये कहानी नहीं है, कहानी के तत्व नहीं है, इसको ये तुम कैसे कहानी कह सकते हो? क्या समाज में उस वर्ग की कोई मतलब तवज्जो नहीं है, या कि वो वर्ग खुद को अपने आप को पीछे कर लिया है कि मेरे कहने से क्या होगा? मेरे को एक पुराना संदर्भ और याद आता है। मम्मट हुए हैं, बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं। उनके पास एक लड़का यूं ही चलते हुए गया और उसने कहा कि साहब मैंने कुछ कविताएं लिखी है, तो आप इसमें से जितना भी करेक्शन है या जो भी है, आपको कुछ संशोधन करना है, परिमार्जन करना है, तो आप मुझे बता दें, मैं इतने महीने बाद आपके पास आऊँगा तो आप मुझे दे देना। तो मम्मट ने पहले तो मना कर दिया, फिर उसको कहा ठीक है तो रख जा यार। तो वो लड़का भी शौकिया कवि था, आज के जो शौकिया कवि होते हैं उस तरह के कोई शौकिया कवि था। उसको पता था कि मम्मट महाशय एक बहुत अच्छे विद्वान है, तो इनके हाथ से कविता निकल जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जैसा आजकल बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तो भूल गया कविता दे करके, वन टाइम OTP जैसा होता है, कविता लिख दी भूल गए, लोगों को खुद का लिखा हुआ याद नहीं रहता है। तो एक दिन वो वैसे निकल रहा था, वो भूल भी गया कि मैंने इनको दिया है, क्या है, पता नहीं क्या है। तो मम्मट ने उनको अपने गुरुकुल में देखा और देखते ही अपने एक शिष्य को भेजा, उस लड़के को बुला के लाओ। तो वो लड़का भागा भागा गया और उसके पीछे गया, कहते मम्मट साहब बुला रहे हैं आपको, जो आपने किताब दी थी। उनको कहा मैंने किताब, हाँ मैंने किताब दी थी। तो हुआ ये कि जब तक उस बच्चे को लेकर के गुरुकुल में आते, मम्मट खुद सामने पैर उनके पास गए और कहे कि मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। तो
तो बड़ा वो चकित हो गया कि साहब मेरी कविताएं तो बहुत शानदार हो गई। तो उसने कहा नहीं नहीं, तेरी कविताएं शानदार है या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन मैं काव्य दोषों पे एक किताब लिख रहा था और तुम्हारी एक ही किताब में मुझे वो सारे काव्य दोष मिल गए, तो अब मुझे उदाहरण देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इतना काम हमारे साहित्य में हुआ हुआ है, भारतीय ज्ञान परंपरा में इतना काम हुआ हुआ है साहित्य को लेके कि साहित्य कौन लिख सकता है या साहित्य कैसे लिखा जा सकता है, बल्कि यहां तक भी आता है कि साहित्य क्यों लिखा जाना चाहिए। जब इतने इतने विषयों पे काम हो रहा है और आज समय में कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो, जबकि आपको पता है इतने इतने विश्वविद्यालय, हिंदी के विभाग है, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े लेक्चरर हैं जिनको कविता के बारे में ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन वो भी किसी को मना नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है उसका विकास, जैसा आप कह रहे हैं, कभी छन जाएगा, कभी हो जाएगा या होगा, या कि इस पर कोई ना कोई ऐसा अंकुश भी लगना चाहिए। देखिए, अंकुश कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि कोई रोक रहा है, ऐसे लोगों को रोक रहा है। बिल्कुल, सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन ये भी है कि जिन लोगों को सिर्फ लिखना ही है, और मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों को फैशन के लिए लिखना है उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, उन्हें इस हाथ पकड़ने से फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी कविताओं के बारे में टिप्पणियां की गई तो उन्होंने कोई दूसरे कुतर्क किए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं अलग तरीके के, और एक पूरी की पूरी धारा भी इस तरीके की विकसित हुई है जो ये कहती है कि अगर किसी को छंदों का ज्ञान नहीं है तो क्या वो कविताएं नहीं लिखे, किसी ने अगर कहानी का शास्त्र नहीं पढ़ा है, साहित्य शास्त्र नहीं पढ़ा है तो क्या वो नहीं लिख सकता, ये कोई मानदंड है क्या? तो वो सारी चीजें वहीं फिर से आती है कि ठीक है, आपको साहित्य का ज्ञान नहीं है, छंदों का ज्ञान नहीं है, उर्दू की बात करें तो बहर का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके कहे में कहन तो होना चाहिए, वो पहुंचना तो चाहिए, वो पाठक तक पहुंचना तो चाहिए, वो उस तरीके की सारी चीजें होनी तो चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि आपके लिखी ये जो इबारत है, ये कहानी है, कविता है, या ये साहित्य है, किस तरीके का दावा कर रहे हैं? चलिए, आप कुतर्क कर रहे हैं तो आपसे अगर कोई पूछे आप इसे साबित कर दीजिए कि ये साहित्य है, तो ये 16 शब्दों का जो भारिया आपने बांधा है ये किस तरीके से कविता हो गया, आप साबित कर दीजिए। ये जरूरी है। ठीक है, अगर किसी ने एक कविता लिखी सोशल मीडिया पर और कोई दूसरा उसे कहीं और उठाकर उस पर टिप्पणी कर रहा है कि ये नहीं है कविता, ये नहीं होगा, ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन समय लगेगा हर चीज में। अपना जब किताबों से सोशल मीडिया तक आया साहित्य, शुरुआत में साहित्यकार भी इतने नेट फ्रेंडली नहीं थे, आया तो सबको अच्छा लगा, फिर ये जो सारा मामला खराब हुआ तो सबको बुरा भी लगा, और अब ये छड़ाव धीरे धीरे जब शुरू हुआ है तो आगे जाके भी कुछ अच्छा ही होगा। ये सारी चीजें चल रही है, हम आशावादी रह सकते हैं, इसीलिए ये भी कहते हैं कि ठीक है भाई, सारी चीजें खराब ही नहीं है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, आगे भी चलकर होगा। मतलब आगे चलकर होगा, ये ठीक है, लेकिन आप जहाँ पे इशारे कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि लगभग 60 साल 70 साल पुराने इशारे भी आपकी बातों में शामिल है। जब एक किसी ने कविता के नाम पर कुछ प्रयोग किया और उसकी कविता को ये कहा गया कि आपकी कविता नहीं है, तो उसने अपने पक्ष में 10 लोगों को, 10 स्कॉलर को खड़ा कर दिया, आलोचकों को खड़ा कर दिया कि इस पैमाने पर यह कविता है। आपने जैसा कि कहा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अभिव्यक्त होना जरूरी नहीं है, अभिव्यक्त होने से अधिक जरूरी है संप्रेषित होना। और अगर संप्रेषित ही नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि संप्रेषण या कविता में लय होना पहली जरूरत मानी जाती है, अगर वो भी नहीं है तो क्या होगा? तो क्या आपको लगता है कि प्रयोग के नाम पर लिटरेचर में जो हुआ, लिटरेचर में जिस तरह के प्रयोग हुए, चाहे अकविता के नाम पर हुए, चाहे गद्य कविता के नाम पर हुए, या अकहानी के नाम पर हुए, या इतने सारे जो प्रयोग हुए, या कि निबंध जैसी एक विधा से निकाल करके बहुत सारी विधाएं निकाल दी गई, तो इनका जो परिणाम था, दुष्परिणाम मैं कहूंगा, इनका जो दुष्परिणाम है आज सबके सामने आ रहा है, और साहित्य को बहुत ही हल्की विधा मान लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसको लिखना आता हो, हमने शुरुआत में जहां से चर्चा शुरू की थी, कोई भी व्यक्ति जिसे लिखना आता हो वो साहित्य भी लिख देगा, ये जो धारणा पुष्ट होती जा रही है, इसमें अभी बिगाड़ा और होना बाकी है, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, अगर बहुत बड़ा जनसमूह इस तरफ मुड़ गया है तो आपको रोकने में समय तो लगेगा, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये बहाव आया है और ये सारी चीजें हो रही है, हाँ समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका भी नितार होगा। हर समय अपने हिसाब से ये सारी चीजें करता भी है, तो ये लगातार होगा। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इन सबके बीच में कुछ प्रयोग ऐसे भी हुए जो साहित्य के फेवर में थे। किताबों की अगर बात करें तो ठीक है, सारी चीजें बुरी नहीं हुई होंगी, अच्छी भी हैं। लेखन में भी आप देखिए कि अगर कुछ नए लोग आ रहे हैं, नए तरीकों की बात कर रहे हैं, नए प्रतीकों की बात कर रहे हैं,
और नई समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। पर ये जो जिस तरीके के बिना फिल्टर के जो सारा मामला सोशल मीडिया के थ्रू फैला, हाँ, इसने साहित्य का बहुत नुकसान किया है। मतलब आप दरअसल क्या है कि आशीष जी, आप तो उर्दू अदब से भी जुड़े हुए हैं, तो उर्दू में एक इस्लाह की एक परंपरा होती है। हिंदी में या दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें उनके साहित्य में रचने में शायद मुझे लगता नहीं कि इतनी बंदिशें हैं जितनी उर्दू में हैं। तो कहीं अपन बात के बिल्कुल अंतिम सिरे पे पहुंच रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि ये परंपरा कायम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और उर्दू की जो परंपरा है, इस्लाह की परंपरा, अब देखिए कि हिंदी में उसे आप आलोचना कह सकते हैं, भाई ये नहीं, आलोचना तो स्वीकार ही नहीं होती ना, लेकिन उस्ताद ने अगर इस्लाह कर दिया है तो उसको तो माना ही जाता है। जरूरी नहीं है। अच्छा भाई आज अगर आज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप और मैं आज की बात कर रहे हैं, तो आप उर्दू में भी देखिए कहाँ उस्ताद बचे हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी एक टोली है, एक बहुत बड़ा जनसमूह है जो ये कहता है कि मेरा कहन जरूरी है, बहर जरूरी नहीं है गजल के लिए। एक बार फिर कहिए, मेरा कहन जरूरी है, बहर जरूरी नहीं है गजल के लिए, जो कि गजल की सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, जिस तरीके से हिंदी में छंद के लिए कहा जाता है कि भाई 11 मात्रा 13 मात्रा 16 मात्रा का होता है, उसी तरीके से अलग अलग हमने जो सुना है वो ये है कि उर्दू में तो अभी भी सख्ती बरती जाती है। हाँ, तो है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी आई हैं, कुछ गजलें ऐसी भी हैं, कुछ शायर ऐसे बन गए हैं जिन्हें बहर का कोई ज्ञान नहीं, वो बहर मानते ही नहीं है, वो बहर मानते ही नहीं है। उसके बावजूद वो मंचों पर जाकर शायरियां कर रहे हैं, उनकी किताब आ रही है, लोग उस पर बात कर और रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं, लोग उन पर बात भी कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर ये कहकर नकार दिया जा रहा है कि ये गजल ही नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं, ये गजल नहीं है, ये शेर के फॉर्मेट में कहा गया शेर है ही नहीं, ये शेर, ये बहर से खारिज है। लेकिन उस बहर से खारिज के बावजूद भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खुद को शायर कहता है और अपने लिखे को गजल कह रहा है और लोकप्रिय हो रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा माहौल है वो लोकप्रियता के इर्द गिर्द है, और अभी किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि वो शास्त्रीयता पे रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है। वो जितना कुछ निभा रहा है वो इतना ही है कि वो अपनी 16 पंक्तियों की किसी भी गद्य या पद्य या जो लिखा हुआ जो है, मतलब कोई भी लेखन है, कुछ वाक्य है, उसके ऊपर अगर वो कविता लिख देता है उसकी कविता मान ली जाए, और अगर वो कहानी लिख देता है तो उसको कहानी मान लिया जाए। लगभग ऐसा ही हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सृजन सरोकार में आज हमने लेखन क्यों, किस लिए और इसके मार्ग पर बात की, इसके रास्तों पे बात की। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन नहीं बदलेगा तो साहित्य के सरोकार नहीं बदलेंगे, क्योंकि लोक कल्याण के बगैर साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हम सृजन सरोकार में इस तरह के विषयों पे लगातार बात करते रहेंगे, आपके फीडबैक हमें मिलते रहेंगे। हम इस विश्वास के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। मुझे और आशीष जी को आज्ञा दीजिए।